बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नावल मिल गया साहिबा की आखिरी किस्त। अब मुझे जाना होगा शहरी, बहुत देर हो गई है। अपना बैग उठाते हुए उसने शहरी से कहा। वो शायद बहुत देर तक उसके साथ वक्त गुजारती, मगर उसकी नज़रों ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। ओह कम ऑन डियर, अभी आई हो और अभी से जाने की बात। दिस इज़ नॉट फेयर यार, अभी पूरा 1 घंटा है टाइम ख़त्म होने में, अभी से उठ गई। प्लीज़ सिट डाउन यार। वो यूं ही खड़ी दूसरी जानिब देख रही थी जब शहरी ने उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। नवाल ने सरसरी सा अपना हाथ उसके हाथ में देखा और दोबारा बाहर देखने लगी। नवाल प्लीज़ मेरी खातिर बैठ जाओ ना, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा और नवाल ना चाहते हुए भी बैठ गई। उसके बैठते ही शहरी भी उसी सोफे पर बिल्कुल उसके करीब बैठ गया। नवाल ने बेचैनी से पहलू बदला और शहरी महजूज कुन अंदाज में मुस्कुराया और अपना दायां बाजू उसके कंधे पर दराज कर दिया तो नवाल को झटका लगा। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। शहरी प्लीज़ ये सब नहीं, नजरें चुराते हुए आहिस्तगी से बोली। कम ऑन नवाल डियर, छोड़ दो अब ये डरना, उतार फेंको ये शर्म का पर्दा। यार लाइफ को एंजॉय करो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तुम क्यों झिझक में इन खूबसूरत लम्हों को गंवाना चाहती हो? और फिर हम तो कोर्ट मैरिज करने वाले हैं ना, तो फिर ये दूरी क्यों? नहीं शहरी, ये सही है। मोहब्बत, दोस्ती और एतबार अपनी जगह, मगर असूल के खिलाफ जाना मुझे मंजूर नहीं है। यानी तुम्हें छूने के लिए मुझे बाकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट? हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है नवाल, शहरी ने बुरा मानते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है शहरी, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा एतबार है, मगर मैं नहीं चाहती कि कुछ भी असूल के ख़िलाफ़ हो। जो भी हो वो असूलों के मुताबिक हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसने दो टोक अंदाज में कहा। शहरी ने ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ओके चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अंदाज खासा संजीदा था। नाराज़ हो गए हो? उसे एक फ़िक्र ने आन घेरा। ओ नो नो डियर, इतनी सी बात पर नाराज़ क्यों होगा? और फिर तुमने कुछ थोड़ा ही किया है। आई एम एग्री विद यू, इसीलिए तो आसानी से जाने दे रहा हूँ, वरना इतना हसीन चेहरा हो, शबाब हो और कोई यूं ही जाने दे। बेबाकी से उसे सर से लेकर पैरों तक घूरते हुए गोया हुआ तो नवाल झींप सी गई। चलें? ऑफ कोर्स, अब रुक कर क्या करना है। आखिरी जुमला दिल ही दिल में अदा करते हुए आगे बढ़ गया तो नवाल ने भी उसकी तकलीद की। स्लोमी? ये तो स्लोमी है, वो देखो शहरी, वहाँ पार्किंग लॉट में स्लोमी है। होटल से बाहर निकलते हुए नवाल की नज़र स्लोमी पर पड़ी। वो किसी से गालबन बातें कर रही थी। शहरी को यकलख्त झटका लगा। वो एक पल को सटपटाया मगर जाहिर न होने दिया। स्लोमी? नहीं यार, वो यहाँ कहाँ, वो तो न्यूयॉर्क में है। नहीं शहरी, देखो तो वो स्लोमी ही है। नवाल उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। वो देखो वो स्लोमी ही। इससे पहले कि शहरी को उसकी मौजूदगी का यकीन दिलाती, स्लोमी गाड़ी में बैठी और गाड़ी को तेज़ी से निकाल ले गई थी। नवाल देखती रह गई। ओह वो तो चली गई, वो स्लोमी थी ही नहीं यार। अभी सुबह ही तो बात हुई है मेरी स्लोमी से, वो यहाँ कैसे? शहरी ने कहा। नहीं शहरी, वो स्लोमी ही थी। वो बज़िद हुई। वो स्लोमी नहीं थी नवाल। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम मुझे कोई टैक्सी ला दो, मैं खुद चली जाऊँगी। जानते तो हो तुम। शहरी ने गहरी सांस खारिज की और टैक्सी देखने लगा था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है नवाल, मुझे जवाब चाहिए। कहाँ गई थी तुम आज? दादी और दीबा शिराजी खामोश तमाशाई बनी खड़ी थीं, जबकि सदा के खामोश हसन अहमद शिराजी आज बोल रहे थे। जिंदगी में पहली बार नवाल ने उन्हें गुस्से में देखा था। इस गुस्से की वजह क्या थी, अभी तक वो सब उससे नावाकिफ थे। मैं बताकर तो गई थी पापा, मैं अपनी फ्रेंड समाना से। शट अप नवाल, जस्ट स्टॉप इट। मुझे झूठ नहीं सुनना, जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे, और बिल्कुल सच। उन्होंने तेज़ी से बात काटी। मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं समाना से। मुझे तैश मत दिलाओ नवाल, आज तुम झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है, ना कि समाना के साथ। मुझे जवाब दो, कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें इतनी दीदा दिलेरी से झूठ बोलना सिखा दिया है, जिसने तुम्हें अपने बड़ों के आगे सर उठाना सिखा दिया है? वो उससे पूछ रहे थे और वो हैरत से उन्हें देख रही थी। दिल यकदम लर्ज उठा था। दादी और दीबा शिराजी को झटका लगा। वो अपनी जगह से बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। ये क्या कह रहे हैं अहमद? दीबा ने हैरत और बेयकीनी से शोहर से पूछा।
सही कह रहा हूँ मिसेस दीबा हसन अहमद शेराजी। यही हाल होता है तुम जैसी बेखबर और लापरवाह माओं का, जिनकी बेटियां अपनी माओं की तरबियत और परवरिश के बगैर ज़िंदगी बसर करती हैं। इन जैसी माओं को ऐसे ही ज़िंदगी के मोड़ पर झटका लगता है जब इल्म होता है कि जिन बच्चों के लिए वो रुपए पैसे की दौड़ में गुम हुए जा रहे हैं, उनकी औलाद पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। तुम्हें एतराज़ था ना कि अम्मा हमारी बेटी पर बेजा सख्ती करती हैं, वो बात बात पर टोकती हैं, यूँ बच्ची को नफ्सियाती मरीज़ बना देंगी। तो देख लो ढील देने का नतीजा। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे शाना बशाना चलने का, देख लो इसका इंजाम। मैंने कितना कहा ये मेरा काम है, मुझे ही करने दो। मैं तुम्हें बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी दूंगा, तमाम आसाइशात मुहैया करूंगा, तुम्हें घर बैठे हर सहूलत मिलेगी, तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मगर तुम नहीं मानी। तुम्हें वो औरतें दकियानूसी लगती थीं जो घर बैठकर सिर्फ बच्चों की परवरिश करती हैं, घर की देखभाल करती हैं। अब भुगतो अपनी आला व अरफा। स्टॉप इट हसन अहमद, ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे इतना सुना रहे हो? पहले इससे पूछ तो लो। हो सकता है ऐसा वैसा कुछ ना हो जो तुम सोच रहे हो। इससे क्या पूछूं मैं? अगर पूछूं भी तो इसकी क्या गारंटी है कि ये सच ही बोलेगी? सब जानता हूँ मैं, इसके बावजूद इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, वो भी सच। बोलो नवाल, कब से जानती हो उस लड़के को? कौन है वो? क्या रिश्ता है उसका तुमसे? बीवी को जवाब देकर वो दोबारा बेटी की जानिब मतवज्जा हुए, जो साकिन खड़ी अपने बाप को चिल्लाता हुआ देख रही थी। बोलो नवाल, बताओ बेटा, कहो कि ये सब झूठ है, तुम्हारा किसी लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पापा सही कह रहे हैं मामा, मैं शहरी को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है और मैं। नवाल चट्टाख। हसन अहमद शेराजी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दादी और दीबा शिराजी अपनी अपनी जगह साकित खड़ी रह गई थी। क्या कर रहे हो बेटा? जवान औलाद पर भी कोई हाथ उठाता है? क्या करूं अम्मा, क्या करूं मैं? आप नहीं जानती ये क्या करने जा रही है, ये किस राह पर चल पड़ी है। वो रुंधे हुए लहजे में गोया हुए और सोफे पर ढह से गए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इसने हसन? अगर ये किसी को पसंद करती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात दीबा बेगम, लेकिन जिसे ये पसंद करती है वो लड़का क्रिश्चियन है। इतना कहकर वो सर थाम कर रह गए। या अल्लाह खैर। दादो दिल पर हाथ रखे वहीं बैठती चली गई थी। या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? मैं क्यों भटक गई थी? किस रास्ते की मुसाफिर बन गई थी जो रास्ता अंधेरों की तरफ लेकर जाता है, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं? मेरा ईमान इतना कमज़ोर कैसे हो गया, या महज जज्बात में बहकर मैं। सहर। वो यकलख चौंकी और तेज़ी से अपने गाल पोंछे और मुड़कर देखा तो काशिफ हैरत व बेयकीनी से उसकी जानिब देख रहा था। वो एकदम सटपटाई। आप रो रही हैं सहर? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी भला? वो नज़रें चुरा कर बोली। काशिफ ने चंद पल बगौर उसकी जानिब देखा, फिर गोया हुआ। हाँ भला आप क्यों रोएंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, शायद मुझे गलत फहमी ही हुई है ना? शायद नहीं, तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, आहिस्तगी से कहकर वो रुख मोड़ गई। काशिफ बहुत देर तक खामोश खड़ा उसे देखता रहा, जो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब सहर को उलझन हो रही थी। उसके यूं एकदम से खामोश हो जाने पर कुछ पल वो यूं ही खड़ी बेपरवाही का मुजाहरा करती रही, फिर बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन पलटी। काशिफ तुम, बाय द वे आप रो क्यों रही थी? इससे पहले कि वो कुछ कहती काशिफ ने फिर से पूछा। क्या मतलब? पागल हो क्या? मैं क्यों रोऊंगी भला? आपको क्या लगता है सहर इर्तज़ा? काशिफ ज़ुबैर जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, जो पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर सकता है, जो महज दोस्ती की गर्ज से उल्टे सीधे प्लान तरतीब दे सकता है, वो किसी के आंसुओं को क्यों नहीं देख सकता? आपको लगता है कि आपके लहजे की सख्ती और सपाट अंदाज आपके इन आंसुओं को मुझसे छुपा सकता है? नहीं मिस सहर इर्तज़ा, मेरा नाम काशिफ ज़ुबैर है, और काशिफ ज़ुबैर इतनी आसानी से किसी के बहलावों में नहीं आता, और ना ही कोई इसे बहला सकता है। माइंड इट। उसकी बात पर वो खामोश रही। आपको नहीं लगता जब तक आप किसी से कुछ कहेंगी नहीं, अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगी, अंदर ही अंदर घुटती रहेंगी? देखिए सहर, मैं बहुत इसरार नहीं करता, मगर कह देने से दिल का बोझ कम ज़रूर हो जाता है, तकलीफ़ दूर हो जाती है, दुख कम हो जाते हैं, इंसान तन्हा नहीं रहता। और ना ही ज़रूरी तो नहीं काशिफ हर बात कह देने से दिल का बोझ कम हो जाए, बढ़ भी तो सकता है। तकलीफ़ दूर होने की बजाय ज़्यादा भी तो हो सकती है।
तन्हा इंसान मजीद तन्हा भी तो हो सकता है। आगही अगर दुख कम कर सकती है तो आगही दुख बढ़ा भी देती है। इतना तो जानते हो ना, तुम लोग जो मुझे पसंद करते हो, मुझे अच्छा समझते हो, दोस्ती के ख्वाहां हो, क्या पता सच्चाई जानने के बाद तुम लोग मुझे वो इज्जत ना दे सको जो देते हो। मेरी तन्हाई को दूर करने की कोशिश छोड़ दो। तुम लोग कुछ नहीं जानते, ला इल्म हो तो ला इल्म ही रहो। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और कड़वी चीज़ इंसान थूक देता है। बिना मजबूरी के कोई भी निगलना पसंद नहीं करता। आपकी सोच गलत भी तो हो सकती है सहर। हाँ शायद हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ सहर, प्लीज़। वो मुंतज़िर था। सहर गहरी सोच में डूब गई, माजी के दरीचों में झांकने लगी, जहाँ यादें तो बहुत थी मगर दिल में डूबी हुई शर्मिंदगी और नदामत में लिपटी हुई उसका तारीख माजी उसकी सोचों से निकलता हुआ जुबान तक चला आया था। आज वो खुद को इतना बेबसो लाचार महसूस कर रही थी कि बेसाख्ता सब कुछ कहती चली गई। बकवास बंद करो नवाल। मामा प्लीज़, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आर यू मैड नवाल? तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम्हारा जहन मफलूज हो गया है शायद। अंधी हो गई हो तुम। ना कुछ दिखाई देता है, ना समझ में आ रहा है, इसीलिए बिना सोचे समझे बोल रही हो। वो हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी। उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे बेटी को समझाएं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही मामा। मैं शहरी के बगैर नहीं रह सकती, मैं पसंद करती हूँ उसे, और फिर इसमें हरज क्या है? आपने भी तो पापा के साथ पसंद की, शादी की है। आपको तो यूं किसी ने कैद नहीं किया, किसी को गुस्सा नहीं आया। शट अप नवाल, चुप कर जाओ तुम बच्ची नहीं हो, समझदार लड़की हो, मास्टर्स कर रही हो, फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि ज़िद किस बात की कर रही हो और इस ज़िद में अपने पेरेंट्स को खुद से कंपेयर कर रही हो। हाँ, हमारी पसंद की शादी थी, लेकिन मैंने एक मुसलमान को अपने लिए पसंद किया था, ना कि किसी क्रिश्चियन को। क्या तुम समझ रही हो या तुम अपनी ज़िद में ये फरामोश कर चुकी हो कि तुम एक मुसलमान हो और एक गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो? तुम बच्ची नहीं हो कि जिसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क समझाया जाए। अक्ल शऊर रखती हो, इस्लाम और दूसरे मज़ाहब के फ़र्क को अच्छी तरह से जानती हो, इसके बावजूद फजूल बहस किए जा रही हो। मम्मा, वो इस्लाम कबूल कर लेगा। वो बेसाख्ता तेज़ लहजे में गोया हुई तो दीबा ने खासे अचंभे से बेटी को देखा। बकवास बंद करो नवाल और कान खोल कर सुन लो। हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अपनी ये फजूल ज़िद छोड़ दो। तुम अभी अपने पापा से वाकिफ़ नहीं हो। वो अपनी इज्जत की खातिर तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। उन्हें तुमसे ज़्यादा अपनी इज्जत की फ़िक्र है, इस बात को अपने जहन में बिठा लो। उन दिनों शहरी और सलोमी की बेशुमार कॉल्स और मैसेजेस आते रहे थे। उसने सारी सूरत हाल उन्हें बता दी थी। शहरी उससे मिलना चाहता था। वो बार बार उससे मिलने पर इसरार कर रहा था, मगर वो क्या करती, घर में कैद कर दी गई थी। वो तो खुद उससे मिलना चाहती थी, मगर कोई सबील नज़र नहीं आ रही थी। आज उसकी मेहंदी थी, रस्म शुरू होने वाली थी और वो किसी न किसी तरह घर से निकल आई थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। किसी को खबर भी ना हो सकी कि वो कब और कैसे घर से निकल गई। घर से निकलते ही उसने शहरी को कॉल की। मुसलसल बेल जा रही थी और वो रिसीव नहीं कर रहा था। वो टैक्सी लेकर उसके घर चली आई थी। डोंट बी सिली डियर। मंजिल पर पहुंचकर मैं पीछे हट जाऊं? इम्पॉसिबल। मेरा शिकार मेरी गिरफ्त में आकर बिना कोई सज़ा पाए निकल जाए? नो वे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। शहरी किसी की बात पर सख्त व कठोर से लहजे में गोया था। नवाल उसकी आवाज़ सुनकर ठिठक कर रुक गई थी। सज़ा तो उसे मिल रही है शहरी जान, अब क्या? सलोमी की आवाज़ सुनकर नवाल बुरी तरह चौंकी। वो दानिस्ता वहीं खड़ी रही, हालांकि उसके ऐसा कोई इरादा नहीं था। सज़ा? ये कोई सज़ा है? नो डियर, उसकी सज़ा तो वही है जो इस जैसी सो कॉल्ड मुस्लिम गर्ल्स की है, मेरे हाथों। मजबूत ईमान। यू नो सलोमी, वो क्या कहता था? मैं जानती हूँ शहरी, तुम क्यों हर बार मुझे याद करवाते हो? सलोमी ने उसकी बात काट दी थी। जब तक उसके दिए हुए ज़ख्म भर नहीं जाते तब तक मैं दोहराता रहूँगा, और आज तो इन ज़ख्मों से टीसें भी बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, क्योंकि मेरा शिकार मेरी गिरफ्त से बिना कोई सज़ा पाए निकल रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मैं उसकी इज्जत तार तार कर दूँगा, जिस तरह उसने जूली के सामने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया था। जूली जिसने उससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था, और जूली जो मुझे छोड़कर उस मुस्लिम के पास चली गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ इसकी बातें? जानती हो उसने जूली से क्या कहा था?
जूली उसके पीछे पागल थी और वो उसे कहता था वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसका दिल इस्लाम की शमा से रोशन हो, जिसकी रूह तक में इस्लाम समाया हो। ब्लडी, उस इडियट मुसलमान की वजह से जूली मुझे छोड़कर चली गई। सिर्फ उस ब्लडी मुस्लिम की वजह से उसने इस्लाम कबूल किया। वो कहता था कि उसने मेरी वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि वो उससे मुतासिर हुई थी। जानती हो वो क्या कहता था? जिसने इस्लाम को अपना लिया, खुदा की वहदानियत और नबी की पैगंबरी और उसके रसूल होने की गवाही दे दी, वो कभी भटक नहीं सकता। उसका ईमान इतना कमज़ोर कभी नहीं हो सकता कि वो दीन से भटक कर बेराह रवी का शिकार हो। एक नबी का कलमा पढ़ने वाला चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसे कोई अंधेरों में नहीं घसीट सकता, ना ही मुतासिर कर सकता है। देखा सलोमी, उस पक्के सच्चे मुस्लिम का दावा, मैंने कैसे उसके घमंड को तोड़ा, कैसे उसके दावों की नफ़ी कर दी। उसने तो एक जूली को ही अपना असीर किया था और मुझे देखो, मैंने कितनी सो कॉल्ड मुस्लिम आशाओं को अपना कर बेइज्जत कर दिया है कि अब वो ना घर की रही हैं ना घाट की। हा हा हा। थैंक्स सलोमी, तुमने इस सब में मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू माय डियर माय लव। अगर तुम ना होती तो मैं कैसे ये सब कर पाता। बस आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो। एक बार उस नवाल को मुझ तक ले आओ, सिर्फ एक बार। फिर मेरा बाहर खड़ी नवाल के इर्द गिर्द गोया एक ज़ोरदार धमाका हुआ था जिसने उसके वजूद के परखचे उड़ा दिए थे। वो लड़खड़ाई तो फ़ौरन दीवार को थाम लिया। ये सब क्या है? मैं उसे ले आऊँगी शहरी, मगर एक शर्त पर। तभी सलोमी की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। वो सांस रोके एक नए इंकिशाफ की मुंतज़िर थी। अब ये लास्ट शिकार है। अब कि मैं तुम्हारी सिस्टर, कज़न वगैरह बनने वाली नहीं। यार, अपनी भी कोई इज्जत है। कल को मैंने तुम्हारी वाइफ बनना है और तुम वैसे भी बहुत सी लड़कियों को बर्बाद कर चुके हो। अब छोड़ो डियर, लाइफ इंजॉय करते हैं, अपने प्यार को अमर करते हैं और इस खूबसूरत लाइफ के मज़े लूटते हैं। सलोमी और शहरी, शहरी और सलोमी, बहन भाई नहीं बल्कि दोनों। ओ खुदाया, ये मुझसे क्या होने जा रहा था? मैं क्या करने लगी थी? या अल्लाह, मैं गुमराही की जानिब बढ़ रही थी, मैं अंधेरों की मुसाफिर बन रही थी। कितनी बेखबर और लाताल्लुक़ बनी हुई थी मैं। मुझे सब ने मना किया, दादी ने, फ्रेंड्स ने, लेकिन मैंने किसी की एक ना सुनी थी। फ्रेंड्स ने कहा बहुत से लोग गैर मुस्लिम्स को अपना फ्रेंड बनाते हैं, मगर सलोमी दोस्ती के काबिल नहीं है। दादी ने कहा सलोमी ऐसी लड़की नहीं है जिससे दोस्ती की जाए। वो तुम्हें राह से भटका देगी, तुम्हारी राह में अंधेरा कर देगी, तुम्हारी बीनाई छीन लेगी, तुम्हारी अक्लो समझ को मफलूज कर देगी। मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। अगर आज भी मैं ना सुनती तो मैं आज तो मेरी मेहंदी थी। ओ गॉड, वो चौंकी और फ़ौरन वहाँ से पलट गई थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। वो अपनी नादानी और बेखबरी के बाइस क्या करने जा रही थी? अगर शहरी और सलोमी का मंसूबा कामयाब हो जाता तो आज शायद वो। रुको नवाल, वहीं रुक जाओ। वो गेट से अंदर दाखिल हुई जब हसन अहमद शिराजी की करख्त आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। उसने हैरानगी से चारों जानिब देखा। पूरा घर खाली था सिवाय घर के लोगों के। पहले वाली गहमा गहमी कहीं दिखाई ना दे रही थी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ। मेरी इज्जत तो तुम्हारे रात के अंधेरों में चोरी छुपे भाग जाने की वजह से चली गई। अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम जा सकती हो। पापा, उसके मुंह से हैरत व बेयकीनी से निकला था। तभी दीबा शिराजी आगे बढ़ी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? जवान बेटी को घर से निकाल रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? कहाँ जाएगी ये? आप तो। खामोश रहो दीबा बेगम, आज तुम नहीं बोलोगी, आज सिर्फ मैं बोलूँगा। जो फैसला मैंने किया है वो ठीक है और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोगों ने जितनी बातें की थी वो कर के जा चुके हैं। कल तक और भी सब लोग जान लेंगे। हसन अहमद शिराजी की इज्जत नीलाम हो चुकी है और उसकी वजह ये है। बस अब मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये इसकी मर्ज़ी है, चाहे तो वहीं जाए जहाँ से आई है या भले भाड़ में जाए, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है बस। क्या कर रहे हो हसन? होश के नाखून लो बेटा, बच्ची का मामला है। यूँ जज्बाती फ़ैसला करना ख़तरे से खाली नहीं है। मैंने कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं किया अम्मा। अगर जज्बाती फ़ैसला करता तो उसे घर से ना निकाल रहा होता, बल्कि एक मजबूर बाप की तरह उसे 4 बातें सुनाकर दोबारा सीने से लगा लेता। मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जो औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त का पास ना रखे उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।
चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है अब। वो माँ को जवाब देकर दोबारा उसकी जानिब मतवज्जा हुए और कठोर लहजे में उसे घर से निकल जाने को कहा। मेरी बात तो सुने पापा, मैं कुछ कहना चाहती। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चली जाओ यहाँ से और कभी मुड़कर ना देखना। और हाँ, जाने से पहले अपना नाम और नाम के साथ जुड़ा हुआ मेरा नाम यहीं दफन करके जाना। मेरा नाम लेकर अपनी ज़िंदगी मत गुजारना। आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें मेरे नाम से कोई जाने। चली जाओ, वरना उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, सब कुछ छिन गया मुझसे काशिफ। मैंने बहुत मिन्नतें की, एक बार मेरी बात सुन लें कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझ पर क्या बीती है। सब खामोश हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग बेटियों को घर में रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी इज्जत सलामत रहे। कोई उसे तार तार करने की कोशिश ना करे, मगर मुझे निकाल दिया गया। मुझसे मेरा साइबान छीन गया, मुझसे घर छीन गया और मैं खुले आसमान तले आ गई। और मैं मजबूरन यहाँ चली आई थी, नए शहर में नए नाम के साथ। नवाल हसन अहमद शिराजी को दफन करके शहर इर्तज़ा बन गई। तुम लोग मुझे जानना चाहते थे, मेरी ज़ात की खोज में थे। मैं क्या बताती, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ? मैं तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, तो तुम लोगों को क्या बताऊँ? मैं तो अभी तक ये नहीं जान पाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर इन सवालों का जवाब मैं कहाँ से लाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि तुम लोग आ गए और मैं फिर से इन सवालों में उलझ गई। एक बात कहूँ सहर जी, आप बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत भोली भी हैं। शुरू से ही आपकी ज़िंदगी का दायरा कार बहुत महदूद रहा है और दायरे में जो था, जैसा था, वो आपको सच लगा और मानना भी पड़ा। पहले आपको बुरे दोस्त मिले, मगर फिर भी आपने उन पर भरोसा किया और उन्होंने आपको धोखा दिया। अब जबकि आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं तो आप पीछे हट रही हैं। हालांकि हमेशा वैसा नहीं होता जो पहले हो चुका होता है। आप प्लीज़ एतबार कीजिए खुद पर और हम पर, ताकि जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे वो आपको मिल जाएं। आपकी दादी ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है, आपको एक सच्चा और नेक मुसलमान बनाया है। आप दोबारा से पहले वाली नवाल बन जाएं, वहीं से अपनी ज़िंदगी का सिरा जोड़ें, ताकि आपको किसी सवाल का जवाब लेने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रस्ट मी, अब कि आपको धोखा नहीं होगा। और हाँ, अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपके लिए एक और साइबान तैयार करने के लिए, काशिफ ने कहा और वो नासमझी से उसको देखने लगी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस सहर, वो चल रही थी जब किसी मानूस आवाज़ ने उसके कदमों को रोक लिया। उसने पुकारने वाले को पलट कर नहीं देखा था, ज़रूरत महसूस ना हुई थी। आप कहीं जा रही हैं? उसके करीब आते हुए बहजाद ने अजीब बेतुका सा सवाल किया। आज जाने क्यों सहर को हंसी आई थी मगर जब्त कर गई। मेरा ख्याल है मैं हर रोज़ इस वक्त स्कूल जाती हूँ, इसमें पूछने वाली क्या बात। उसका लहजा अब भी वैसा ही था जैसा वो पहले उनके साथ रवा रखती थी। वो काशिफ के बार बार समझाने के बावजूद अपने लहजे को पहला जैसा ना कर सकी थी। मैं जानता हूँ तुम स्कूल ही जाती हो, लेकिन बात शुरू करने के लिए कुछ तो कहना था ना। सहर ने आपसे तुम तक के फासले को फौरी महसूस कर लिया, मगर बोली कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि आपने शुरुआत खासे फजूल सवाल से की है, और दूसरी बात ये कि जो बात आप करना चाहते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको जवाब दे चुकी हूँ। अब बाकी क्या रह गया है। वो आगे बढ़ी तो बहजाद उसके हमकदम हुआ। ये तो गलत बयानी कर रही हो तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल किया था मगर तुम उसका जवाब देने की बजाय हाइपर हो गई थी। हालांकि मैंने कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया। वैसे तो खासे समझदार लगते हैं, इतना नहीं जान पाए कि आपके सवाल का जवाब मेरे उसी जज्बाती बिहेवियर में था। नहीं सहर, आपने मुझे कोई वाजिया जवाब नहीं दिया और ना ही अभी मुझे जवाब लेना है। एक बार अच्छी तरह सोच लो, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, महज जज्बात में आकर जवाब मत देना। वो कहकर पलट गया। सहर ने चंद पल उसकी पुश्त को देखा और फिर आगे बढ़ गई थी। क्या बात है काशिफ, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, कुछ बताओ तो सही। वो उसका हाथ पकड़े तेज़ी से चल रहा था और उसकी एक नहीं सुन रहा था। गाड़ी में लाकर जब उसे बिठाया तब समीन ने कुछ झुंझुलाए हुए पूछा, कुछ देर के लिए तुम खामोश नहीं हो सकती? यार कितना बोलती हो, सर में दर्द होने लगा है। ओह गॉड, कैसे गुजारा होगा मेरा इसके साथ, उसने मसनूई खफगी से कहा, जबकि समीन बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम प्लीज़ कुछ देर के लिए चुप करके बैठ जाओ, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। मगर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, एक बार बता दो, फिर नहीं पूछूंगी, प्रॉमिस। वो बजिद हुई। मैं तुम्हें अपनी रिदा से मिलाने ले जा रहा हूँ।
अब खुश? व्हाट? तुम मुझे? काशिफ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले भी तुम मुझे खुद से बदगुमान कर चुके हो, अब और क्या चाहते हो? तुम मुझे सुकून से रहने नहीं दे सकते क्या? तुम्हें पता है कि समीन प्लीज खामोश हो जाओ, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। बस इतना जान लो कि बकौल तुम्हारे जो बदगुमानी मैंने अपने लिए तुम्हारे दिल में पैदा की थी, अब मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस मसले को सुलझाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लो और ख़ामोशी से मेरे साथ चलो। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसकी बात काटते हुए काशिफ ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखों में जाने कैसी इल्तिजा थी कि समीन ना चाहते हुए भी खामोशी से बैठ गई, मगर आंखों में नमी उतर आई थी। काशिफ महजूज हुआ। बस थोड़ी देर और डियर, फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। उसने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुक गई थी। आओ, तुम्हें अपनी रिदा से मिलवाऊं, यकीनन तुम्हें खुशी होगी मिलकर। गाड़ी से निकलते हुए काशिफ ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से कहा। खुशी? वो निखवत से सर झटकते हुए बाहर निकली। काशिफ महजूज होते हुए आगे बढ़ गया। समीन ने मुंह फुलाए हुए उसकी तकलीद की। वो बहुत बेचैन और मुस्तरिब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। काशिफ ने जब बेल दी तो दरवाज़ा किसी लड़की ने खोला, जो उम्र में तकरीबन 14-15 साल की होगी। वो उन्हें लिए अंदर चली आई थी। रिदा जाग रही हैं? काशिफ ने उससे इस्तफसार किया। जी भाई, आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, तबीयत कैसी है उनकी? अब ठीक हैं। ओके, तुम चाय ले आओ, मैं देखता हूँ। वो उसे कहकर समीन को इशारा करते हुए आगे बढ़ा तो समीन के कदम मन भर के हो गए थे। हाय रिदा डार्लिंग, काशिफ ने अंदर दाखिल होते ऊंची आवाज़ में कहा तो समीन ठिठक कर रुक गई। छोटा सा कमरा था मगर साफ शफाफ। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। समीन की नज़रों ने बेड की जानिब परवाज़ की, जहाँ एक ज़ईफ़ सी खातून विराजमान थी, पूरी की पूरी सफ़ेद रंग में डूबी हुई। साफ शफाफ सफ़ेद लिबास, सफ़ेद ही बाल। वो खुद भी बहुत सफ़ेद थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। समीन कितनी ही देर दरवाजे में खड़ी उन्हें देखती रही थी। आओ ना समी, मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलोगी? रिदा से। काशिफ ने शरीर से मुस्कुराहट के साथ समीन को देखते हुए आंख दबाई तो समीन ने खासे कड़े तेवरों से उसे घूरा। आई विल किल यू काशिफ, मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते हुए उसे मुक्का दिखाया। काशिफ खासा महजूज हुआ। वो मुसलसल उसे चिढ़ा रहा था। अस्सलामुअलैकुम रिदा जी। वो मुसलसल उसे चिढ़ा रहा था। अस्सलामुअलैकुम रिदा जी। उसे घूरते हुए वो उनके करीब चली आई। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पोपले मुंह के साथ मुस्कुरा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बच्चे मैं रिदा नहीं, ग्रैनी हूँ, काशिफ की ग्रैनी। ये तो बस मुझे यूं ही छेड़ता रहता है। और ये समीन है ना काशिफ, तुम्हारी समीन? उसे जवाब देकर उन्होंने काशिफ से पूछा। जी रिदा, ये समीन ही है, मिसेस समीन काशिफ। उसका अंदाज जताता हुआ था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने दुआ दी। वो बहुत देर तक उनके साथ बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे बाद वो उठ गई और काशिफ को बताकर गाड़ी में आकर बैठ गई। उसे काशिफ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब क्या था काशिफ? कुछ नहीं, तुम्हें रिदा से मिलवाने लाया था। शट अप काशिफ, मैं इतना अरसा तुमसे बदगुमान रही, तुम्हें बुरा भला कहती रही, ये समझती रही तुम किसी और में इन्वॉल्व हो, और तुमने भी मेरी गलतफहमी दूर नहीं की, बल्कि बदगुमान करते रहे, खुद से मुतनफ़र करते रहे। कभी भी गलत, बिल्कुल गलत समीन। मैं मानता हूँ कि मैंने ही महज एंजॉयमेंट के लिए रिदा का नाम ले लेकर तुम्हें खुद से बदगुमान किया, मगर मैंने ये बात क्लियर भी तो कर दी थी कि रिदा कोई और नहीं, मेरी ग्रैनी है। मगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था। मेरी एक नहीं सुनी तुमने और बदगुमान ही रही, जबकि मैंने महसूस किया है कि अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ना है, मगर बढ़ने की बजाय उलझता ही जा रहा है। तो मुझे लगा इसे क्लियर करना ही बेहतर होगा, सो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो कैसा लगा मेरी ग्रैनी से मिलकर? उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए वो शरारत से बोला। बहुत बुरे हो तुम काशिफ, बहुत बुरे। उसका मुंह अभी तक फूला हुआ ही था। हूँ तो तुम्हारा ही, इसका यकीन कर लो। उसके कान के करीब सरगोशी की। यकीन है मुझे, वो आहिस्तगी से गोया हुई। रेली समी? उसने मसनूई हैरानगी से इस्तफसार किया। अंदाज चिढ़ाने वाला था। काशिफ? उसके मजबूत बाजू पर मुक्का मारते हुए वो चिल्लाई तो काशिफ कहकहा लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। क्या बात है सहर, कुछ सोच रही हैं आप?
वो आज बहुत दिनों बाद पुरानी जगह आई थी। काशिफ, समीन और behzad भी पीछे चले आए थे। वो बहुत देर तक उनके साथ रही, मगर behzad की जवाब मांगती नज़रों को महसूस करते हुए उठकर अलहदा गोशे में चली आई। काशिफ भी जाने कब वहाँ चला आया था। वो इर्द गिर्द फैले सब्ज़े को देख रही थी जब काशिफ ने इस्तफसार किया, मैं घर बात करना चाहती हूँ काशिफ। इतने साल गुजर गए, क्या पता वो मुझे दोबारा वापस बुला लें। मैंने उन सब का दिल दुखाया था, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्या पता वो अब माफ़ कर दें। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था सहर। वो उसकी नज़रों की तकलीद में देखते हुए गोया हुआ। सहर ने खासी हैरत से उसकी जानिब देखा। ऐसी क्या बात है काशिफ? मैंने आपके घर फ़ोन किया था। व्हाट? तुमने मेरे घर फ़ोन किया था? पर कब? सहर बेसाख्ता उसकी जानिब पलटी। जिस रोज़ आपने मुझे सारी हकीकत बताई थी, उससे कुछ दिन बाद मैंने आपके घर कॉल की थी। मेरा भी ये ख्याल था कि वो आपको माफ़ कर चुके होंगे क्योंकि आप उनकी अकलौती बेटी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है ना काशिफ? यही किया होगा ना उन्होंने? काशिफ ने खामोशी से सर झुकाते हुए अपने लब भींचे थे और इस बात में सर हिला लिया था। सहर आंखों में आंसू लिए चेहरा मोड़ गई। दिल एकदम बेचैन हो गया था। आप उदास क्यों होती हैं सहर? हम हैं ना आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली। हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आई प्रॉमिस। बस थोड़ी सी हिम्मत और हौसला करें। बहुत देर बाद समीन की आवाज़ सुनाई दी। सहर की आंखें जो आंसुओं से भरी हुई थीं, एकदम आंसू बहना शुरू हो गए। जाने कब समीन और काशिफ वहाँ से गए और behzad वहाँ आन खड़ा हुआ था। अब ठीक हो तुम? बहुत देर बाद behzad ने इस्तफसार किया। सहर ने गहरी सांस खारिज की। दिल एकदम हल्का हो गया था। मैं अब ठीक हूँ, इसका मतलब है हम बात कर सकते हैं। behzad मायनी खेजी से गोया हुआ। क्या मतलब? क्या बात? वो दानिस्ता अनजान बनी। जानती तो हो तुम, लेकिन अगर अनजान बनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। उसने चंद पल खामोशी से उसके जवाब का इंतज़ार किया, मगर वो खामोश रही। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सहर, ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब तक जवाब का मुंतज़िर भी हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद? उसने हैरत से पूछा। हाँ, सब कुछ जानने के बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान खता का पुतला है, हर किसी से गलती होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों की गलतियाँ ज़ाहिर होकर उनसे कफ़ारा मांग लेती हैं और कुछ लोगों की गलतियाँ बहुत बड़ी होने के बावजूद नज़रों से पोशीदा रह जाती हैं और वो बच जाते हैं। वरना दोनों कैटेगरीज़ के लोग एक ही ज़ुमरे में आते हैं। फिर सज़ा एक को ही क्यों मिले? वही ज़माने की ठोकरों में क्यों रहे? अगर पोशीदा गलतियों वाला सर उठाकर जी सकता है तो ज़ाहिर गलतियों वाला कफ़ारा अदा करके भी क्यों सज़ा का मुस्तहिक रहे? तुमने जो किया वो तुम्हारी भूल थी, जो नादानी में हुई। जो हुआ उसे भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। जहाँ तक तुम्हारे वालिदैन का ताल्लुक़ है तो वो भी एक दिन मान जाएंगे। मैं उन्हें मना लूँगा। तुम्हारे लिए अभी ज़ख़म नया है, भरने में टाइम तो लगेगा ना। भरोसा करो, मैं हूँ ना। एक बार पहले एतबार किया था, जिसने मुझे ही तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया था। एक बार फिर से एतबार कर रही हूँ। मेरा एतबार टूटने ना देना, क्योंकि अब अगर मैं टूटी तो कोई समेट ना सकेगा। सहर ने आहिस्तगी से गोया हामी भर ली थी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुमने behzad ज़ुबैर पर भरोसा किया है, कभी टूटने नहीं दूंगा। बस दिल से एतबार करना। उसने भरपूर यकीन दिलाते हुए कहा। कर रही हूँ behzad ज़ुबैर, तभी तो हामी भरी है। शायद मेरा ये कदम मुझे साइबान लौटा दे, मेरे बिखरे हुए वजूद को सहारा दे दे। आखिरी जुमला दिल ही दिल में अदा करते हुए उसने behzad से कहा और behzad ने उसके जवाब पर दिल से तहैया कर लिया था कि वो उसे हर खुशी देगा, उसका साहिबान बनेगा, उसका एतबार कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसका एतबार टूट गया तो behzad ज़ुबैर खुद भी टूट जाएगा। उसने खुद से वादा किया था और गहरी सांस खारिज करते हुए सहर इर्तज़ा की जानिब देखा, जो मुस्कुरा कर उसको देख रही थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।